हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज बात करते हैं ऑन वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी जहाँ पे मेरे को टर्न अराउंड जो है वो क्लियरली विजिबल है एंड एक जो लैक ऑफ क्लैरिटी थी फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड इन द लास्ट क्वार्टर एंड ऑब्वियसली पिछले 2-4 क्वार्टर से जो मैनेजमेंट प्रॉमिस कर रहा था दे वर नॉट एबल टू डू, है ना, दे वर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट। बट नाउ द थिंग्स आर मोर क्लियर, क्लैरिटी आ गई है फ्रॉम मैनेजमेंट। सो बात करते हैं ऑन एस जी फिनसब। सो बिजनेस मॉडल समझते हैं, क्या ग्रोथ आउटलुक है फॉर द नेक्स्ट इन द मीडियम टर्म एंड क्या चीज़ें जो है मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ईयर, सब चीज़ें बात करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो भी डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद लेट से एक एक चीज़ को डाइसेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। सो बेसिकली दे आर इनटू योर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। सो व्हाट डज सप्लाई चेन फाइनेंसिंग मीन? सो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग मीन्स where for example if two parties are engaging, right, let's say एक कोई आपका जायंट है and आपका एक डीलर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टाटा मोटर्स है एंड उसके छोटे छोटे डीलर्स है, सो ऑब्वियसली कोई भी अगर गाड़ी वगैरह जो है डीलर्स परचेज करेंगे, सो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर जो भी आपका ट्रेड हुआ उसके अंदर जो भी फाइनेंसिंग लगेगी उसको बोलते हैं सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। सो इन केस ऑफ अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर बैंक्स और एनबीएफसी जो है आपका फंड कर रही है, सो व्हाट दे विल बी डूइंग दैट डीलर विल बी ऑर्डरिंग दी गुड्स फ्रॉम टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स को वो जो है पर्टिकुलर डीलर जो है एक वर्किंग कैपिटल लोन ले लेगा एंड ऑब्वियसली वो जो है पेमेंट जो है डायरेक्टली टाटा मोटर्स को कर देगा। तो ये आपका बेसिक बिजनेस मॉडल है जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बट अब एच जी फिनांस जो एच जी फिनसब है उसका क्या मोड है एंड हाउ दे आर डूइंग इट डिफरेंटली, बिकॉज सी आपका जो एच जी फिनसब है उनके अभी तक कोई भी एन पी एस नहीं हुआ, मीन्स अभी तक किसी भी डीलर्स ने आपका डिफॉल्ट नहीं किया है। तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, तो कुछ ना कुछ तो ये कर ही रहे हैं जिसकी वजह से दैट योर एन पी एस आर स्टिल जीरो एंड यू टेंड टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर फिगर राइट इन द कमिंग ईयर्स। सो अगर मैं बात करूं, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है इन द एंटायर ट्रांजैक्शन। फर्स्ट इज योर फाइनेंशियर एस जी फिनसब, सेकेंड इज योर डीलर जो आपके पर्टिकुलर जो कंपनी है उसके छोटे छोटे डीलर्स, एरिया वाइज डीलर्स, एंड और फिर थर्ड आपकी होती है कंपनी। और ये जो आपके बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं इनको जो है ये एस जी फिनसब एंकर्स बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, फिर आपका स्टील, अगर मैं बोलूँ आपका कोई स्टील मैन्युफैक्चरर में तो आपका टाटा स्टील हो गया, देन योर JSW स्टील हो गया। फिर अगर मैं आपकी है ना आपके पाइप्स एंड स्टील एंड पाइप्स में स्टील पाइप्स में आ जाऊँ तो आपका APL अपोलो हो गया, देन ऑब्वियसली योर अदर जाइंट्स JTL इंडस्ट्रीज हो गया। तो दीज जाइंट्स आर नोन एज योर एंकर, राइट। तो तीन पार्टी जो है आपकी इन्वॉल्व होती है एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। एच जी फिनसर्व कहता है कि आपका ये डीलर है, इसको मैं फाइनेंस कर दूंगा, आपका जो भी सप्लाई चेन फाइनेंसिंग होगी आई विल प्रोवाइड दैट कैपिटल सो दैट अब फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली आपका वो एंकर या जो आपका कॉर्पोरेट है वो भी चाहता है कि आपके डीलर्स के पास जो है एकदम सप्लाई का कोई आपका मनी का कोई जो है क्रंच ना हो, आपकी वर्किंग कैपिटल का कोई क्रंच नहीं हो, ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाए। एंड अगर आपका डीलर अच्छे से ग्रो करेगा तो आपकी कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी। सो ऑब्वियसली एच जी फिनसर्व जाता है आपके एंकर्स के पास एंड एंकर्स को बोलता है कि आई विल प्रोवाइड ऑल दी फाइनेंसिंग टू योर सप्लायर्स एंड डीलर्स। आप जो है मेरे साथ एक अग्रीमेंट कर लो दैट इनके मतलब आपका जो डीलर है वो कोई भी पर्टिकुलरली डिफॉल्ट नहीं करेगा एंड इन केस अगर वो पर्टिकुलर डीलर आपका डिफॉल्ट करता है, सो वो गारंटी आपकी है कि यू विल नॉट बी सप्लाइंग एनी फर्दर गुड्स टू द कंपनी टू द डीलर। अगर मान लो लेट से कोई डीलर ने आपका लेट से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर लेट से APL अपोलो ग्रुप का कोई डीलर है, उसने आपसे जो है 5 करोड़ का लोन लिया टू फाइनेंस योर गुड्स एंड फॉर एग्जाम्पल अगर उसने आपका डिफॉल्ट कर दिया, उसने पैसा वो नहीं दे पा रहा है टू दी है ना एच जी फिनसर्व, तो यू विल गो टू APL अपोलो एंड यू विल से कि ये पर्टिकुलर डीलर ने जो है पैसा नहीं दिया है ऑन टाइम, सो अब आप जो है इसको आगे फर्दर जो है सप्लाई नहीं कर पाओगे। सो ऑब्वियसली ये जो है सप्लाई स्टॉप अग्रीमेंट कर लेते हैं विथ योर एंकर्स एंड ये सभी एंकर्स के साथ जो है इनकी एक अग्रीमेंट होती है। सो ऑब्वियसली तीन पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, डीलर्स, आपका एच जी फिनसर्व एंड आपका एंकर्स। तो अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर डीलर जो है डिफॉल्ट करता है, सो आपके पास सप्लाई स्टॉप अग्रीमेंट्स है विद द एंकर, तो आप
फर्दर गुड्स सप्लाई नहीं कर पाओगे उस पर्टिकुलर डीलर को। अब इसमें तीनों का नुकसान है। अगर आपका डीलर को आगे सामान नहीं मिलेगा, आपको कोई जो गुड्स नहीं मिलेंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस, आप बिजनेस ही नहीं रन कर पाओगे। सेकंड, आपका एंकर, अगर एंकर का पर्टिकुलर कोई डीलर है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, और आपके ये जो डीलर्स है, ये सारे बड़े बड़े डीलर्स है ना, आपकी जो टॉप कंपनी है उसके जस्ट नीचे वाले लेवल पे जो है ये डीलर्स काम करते हैं, तो एक पर्टिकुलर भी डीलर को आप जो है माल नहीं सप्लाई कर पाओगे, तो वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो पूरा इम्पैक्ट हो जाएगा। थर्ड, आपका एचडीएफसी फिनसर्व जिसका डिफॉल्ट है, तो ऑब्वियसली तीनों जो है पार्टीज यहाँ पे इम्पैक्ट होती है। सो ऑब्वियसली विद दिस प्रेशर बहुत चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कि आपका जो डीलर है वो डिफॉल्ट नहीं करता है। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो भी पेमेंट होता है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, वो डायरेक्टली आपके एंकर के बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट होता है, ना कि आपके डीलर के पास। तो सारा पैसा डायरेक्टली आपके एंकर्स के पास पहुंचता है। तो दैट इज योर अनदर मोड दैट द कंपनी इज हैविंग, राइट। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक सप्लाई चेन फाइनेंसिंग की कैसे काम होता है। सो ऑब्वियसली ये एचडीएफसी फिनसर्व जो है एक वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करती है, और आपका जो वर्किंग कैपिटल का जो टेन्योर है दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, है ना। 40-45 दिन के लिए ही आप जो है पैसा देते हो उस पर्टिकुलर डीलर को, एंड वो अपना जो है माल वगैरह बेच के जो भी रिसीवेबल्स आता है, जो भी पेमेंट आता है, वो डायरेक्टली आपका एचडीएफसी फिनसर्व को जो है पे कर देता है। अगर उसने पे नहीं किया 45 दिन के अंदर, तो आप जो है एंकर के पास चले जाओगे और एंकर को बोलोगे कि आप इसको फर्दर गुड सप्लाई नहीं करोगे। सो ऑब्वियसली उस प्रेशर के चक्कर में आपका जो डीलर अपने डेट को अच्छी तरह से सर्विस करता रहता है। सो दैट इज योर बेसिक सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। अब इसमें जो है आपका एक वेंडर फाइनेंसिंग और इनवॉइस डिस्काउंटिंग और आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस। तो वो समझ लेते हैं वेंडर फाइनेंसिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टाटा मोटर्स है, राइट। अब टाटा मोटर्स को बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, एंड आपके जो है ये कंपोनेंट जो है कोई छोटी छोटी आपके जो भी वेंडर्स है, राइट। फॉर एग्जांपल आपका टाटा मोटर्स का कोई वेंडर है जो आपका लेट से टायर सप्लाई कर रहा है, राइट, है ना। अब लेट से अब वो टायर सप्लाई, अब टाटा मोटर्स ने तो बोल दिया कि मेरे को 10 लाख टायर्स चाहिए, राइट। अब वो 10 लाख टायर्स का किसी ऑर्डर किसी उसके वेंडर को मिला। अब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, रॉ मटेरियल लाएगा, एम्प्लॉय को कॉस्ट देगा, मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट लगाएगा। सो उसको भी एक वर्किंग कैपिटल का लोन चाहिए यहाँ पे, और हो सकता है कि उसके पास भी वर्किंग कैपिटल का कंस्ट्रेंट्स हो, क्योंकि बिजनेस तो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल्स पे ही रन हो रहे। सो वो पर्टिकुलर अब आपकी इनवॉइस जनरेट हो गई। फॉर एग्जांपल आपका ये वेंडर ने और आपका टाटा मोटर्स ने एग्री कर लिया दैट आई विल बी सप्लाइंग यू 10 लाख टायर्स, और यहाँ से टाटा मोटर्स ने जो है वो इनवॉइस जनरेट कर दिया। अब ये इनवॉइस, अब आपके वेंडर को पैसा चाहिए टू मैन्युफैक्चर, अब मैन्युफैक्चर कर ही नहीं पाएगा अगर उसके पास पैसा नहीं होगा। तो ये जो इनवॉइस लेके वेंडर जो है एचडीएफसी फिनसर्व के पास जाता है कि मेरे पास ये इनवॉइस है टाटा मोटर्स का, एंड आई नीड वर्किंग कैपिटल लोन, ताकि मैं इस पर्टिकुलर जो है मैन्युफैक्चरिंग को कैरी ऑन कर सकूं। सो अब ये एचडीएफसी फिनसर्व ये इनवॉइस लेके आपका टाटा मोटर्स के पास जाएगा, ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी और सब जो जानकारी है आपका वेरीफाई करने के लिए। सो एक बार वेरिफिकेशन हो गया कि हाँ टाटा मोटर्स ने कह दिया या ये हमारा ट्रस्टेड वेंडर है, वी हैव अ लॉन्ग रिलेशनशिप विद द वेंडर। सो अब जो है वेरिफिकेशन हो गया। अब एक आपकी इनवॉइस डिस्काउंटिंग में तो क्या होता है, आपका जो इनवॉइस का अमाउंट होता है फॉर लेट से फॉर अगर 50 करोड़ का इनवॉइस है, ठीक है, तो उसमें से अब आपका जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग में क्या होता है, आपका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट डिस्काउंट हो जाता है ऑन दैट पर्टिकुलर इनवॉइस, और जो बचा हुआ पैसा है वो आप उस पर्टिकुलर वेंडर को दे देते हो। फॉर एग्जांपल अगर 50 करोड़ का इनवॉइस है, तो आप 45 करोड़ जो है वेंडर को दे दोगे, और ये 50 करोड़ जब भी आपका ये पूरी ट्रेड हो जाएगी, वेंडर आपका जो है 10 लाख टायर्स प्रोवाइड कर देगा टाटा मोटर्स को, तो ये इनवॉइस लेके आप टाटा मोटर्स के पास जाओगे और बोलोगे 50 करोड़ का पेमेंट जो है आपको मुझे करना है, तो टाटा मोटर्स विल डू दैट। तो ये 5 करोड़ का जो है आपका मान लो इंटरेस्ट या आपके जो भी एक्सपेंसेस वगैरह निकालने थे, आप उसमें से निकालोगे एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया आपकी इनवॉइस डिस्काउंटिंग। सेकंड मेथड यही है आपका कि आपने आपने उसको पेमेंट वगैरह कर दिया, एंड अब जो है वो वेंडर टाटा मोटर्स को दे देगा, एंड टाटा मोटर्स के साथ ऑब्वियसली दे वुड हैव अग्रीमेंट्स कि यू विल लेट अस नो कि जब भी पेमेंट होगा तो वी विल कलेक्ट फ्रॉम योर वेंडर। सो ऑब्वियसली दैट इज द सेकंड बिजनेस मॉडल दैट दे आर वर्किंग विद, तो वेंडर फाइनेंसिंग एंड इनवॉइस डिस्काउंटिंग। सो बेसिकली इनका काम जो है वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करने का है, और ऑब्वियसली इन्होंने जो है एक ऐसा लूप बना रखा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है इन द केस, तो आपका तीनों का नुकसान होता है। एंकर का भी, एंकर जो है अगली बार माल सप्लाई नहीं कर पाएगा या उससे नेक्स्ट टाइम जो है सप्लाईज ले नहीं पाएगा, डीलर या वेंडर दोनों का बिजनेस इंपैक्ट होगा। थर्ड आपका एचडीएफसी फिनसर्व जिसका पैसा डिफॉल्ट हुआ है तो उसको प्रॉब्लम होनी ही है। सो ऑब्वियसली तीनों पार्टी जो है यहाँ पे हैम्पर होती है।
अब मैं बात करूँ व्हाट वाज द प्रॉब्लम जो मैनेजमेंट फेस कर रहा था। सो सबसे पहले तो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आई थी दैट आरबीआई ने इनको अपनी लोन बुक वाइंड डाउन करने के लिए कह दिया था। देन ऑब्वियसली उसके बाद ये देवर स्केलिंग, जो भी नॉर्म्स वगैरह आए थे उसके बाद देवर स्केलिंग। बट हुआ क्या था कि इस FY 26 स्टार्टिंग में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था दैट दे विल बी डूइंग AUM ऑफ 4,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ FY 26 एंड 6,000 करोड़ का AUM बाय FY 27 के एंड तक। और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट्स ये थे कि 200 करोड़ का पैट दे विल बी डूइंग बाय FY 26 एंड 300 करोड़ का पैट बाय FY 27। सो ये मैनेजमेंट का गाइडेंस था। ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट ने बोला वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट आपका जो है कभी ट्रस्ट बिल्डअप ही नहीं हुआ है ना इन दी कंपनी। सो एग्जीक्यूशन वाज लैगिंग है ना। एंड ऑब्वियसली उसके बाद जब भी मैनेजमेंट आता था तो कुछ ना कुछ बहाने दे देता था दैट वी वर नॉट एबल टू डू समथिंग बिकॉज आपके मेजरली इसकी जो क्लाइंटेल है आपका जो है APL अपोलो ग्रुप जो है इसका प्रमोटर एंटिटी है। सो ऑब्वियसली 30% ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। एंड जब आपके स्टील प्राइसेस जब फ्लक्चुएट करते हैं तो ऑब्वियसली वो वर्किंग कैपिटल वो डिमांड वगैरह फ्लक्चुएट हो सकती है। सो इसकी वजह से दे वर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट। पिछले क्वार्टर क्या हुआ था, मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए थे ना। आपके टॉप लीडर जो है टॉप लीडर्स थे वो चेंज हुए थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, इन द लास्ट क्वार्टर उन्होंने एक PPT रिलीज किया था आपका अर्निंग्स प्रेजेंटेशन, जहाँ पे दे केम अप विद द प्लान्स टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स राइट। आपका न्यू सेगमेंट्स में वो एंटर करने का उन्होंने डिसाइड किया था एंड दे उन्होंने एक PPT में दे दिया। फिर जब कॉल हुआ आपका है ना, लास्ट क्वार्टर का कॉल हुआ तो मैनेजमेंट टोल्ड कि हमने एक्साइटमेंट ओवर एक्साइटमेंट में जो है ये आपका प्रेजेंटेशन में ये सारे हमारे प्लान डाल दिए, बट अभी हमारा कोई प्लान नहीं है इन पर्टिकुलर वर्टिकल्स में वेंचर करने का। सो ऑब्वियसली अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैनेजमेंट ने ये बोला, सो ऑब्वियसली देयर वाज अ लैक ऑफ क्लैरिटी जो मैनेजमेंट ने मार्केट में पुट अप कर दी। अब उसके बाद से आप देख लो कि आपका SG फिनसर्व जो है पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है क्योंकि कोई डिसिसिवनेस नहीं है राइट। तो एक डायरेक्शन नहीं है मार्केट के पास कि अब क्या करना है, यहाँ से नीचे गिरा है मार्केट या ऊपर लेके जाए। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल अनसर्टेनिटीज एंड ऑल, क्योंकि ऑब्वियसली अब क्वेश्चन मैनेजमेंट के ऊपर आ गया कि आप कहना क्या चाहते हो। आपने इतना बड़ा मैनेजमेंट है, आपने PPT में कुछ भी डाल दिया ना, आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। सो एक क्वेश्चन मार्क था जिसकी वजह से आई ऑल्सो हैड एन स्टेक इन SG फिनसर्व। सो मैंने भी अगले दिन जो है उसको पूरा बेच दिया था। एंड ऑब्वियसली बिकॉज मार्केट में क्लैरिटी नहीं थी एंड ऑल्सो आई ऑल्सो नीड अ क्लैरिटी बिकॉज सी आपका जो मोड है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का, जहाँ पे आपके है ना यू आर ऑपरेटिंग विद अ मोड कि आपका कोई भी NPA नहीं है आज तक इन योर हिस्ट्री। सो और आप इतने नीच सेगमेंट में काम कर रहे थे जिसकी वजह से मैंने आप में पैसा इन्वेस्ट किया था। बट ऑब्वियसली जब लैक ऑफ क्लैरिटी आ गई कि अब आगे चल के बिजनेस मॉडल क्या होगा, बिकॉज सी उन्होंने क्या 2-3 आपके ऐसे वर्टिकल्स मेंशन कर दिए थे जहाँ पे आपके गोइंग फॉरवर्ड आपके NPAs हो सकते हैं। देन यू विल बी डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम योर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग डिवीजन। सो ऑब्वियसली आपके NPAs बढ़ सकते हैं, तो उस काइंड से आपकी री रेटिंग होती है। बिकॉज सी अभी मार्केट वॉज गिविंग यू अ PB प्राइस टू बुक बेस्ड ऑन योर आपका जो नीच है, आपका जो नील NPA वाला जो मोड है, स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक वैल्यूएशन मिल रहा था। बट ऑब्वियसली आगे चल के आप जो वेंचर आउट करोगे जिन बिजनेसेस में, वहाँ पे आपके NPAs होंगे तो फिर मार्केट उस हिसाब से आपकी री रेटिंग करेगा या डी रेटिंग करेगा, है ना, ऑल ऑफ दैट। तो एक क्लैरिटी की वजह से आई गॉट ऑफ फ्रॉम दी स्टॉक। एंड अब इसमें इस क्वार्टर जो आपका रिजल्ट्स आए हैं, आपका रिजल्ट्स आर ग्रेट, है ना। आपका कुछ AUM की ग्रोथ कुछ हुई है 90% के आसपास आपकी कुछ AUM की ग्रोथ हुई है। सो दे हैव डन AUM ऑफ 3,900 करोड़ समथिंग, उन्होंने AUM पे पहुंच गए हैं। दे हैव डन अ पैट ऑफ 128 करोड़। फिर मैं अगर डिसबर्समेंट्स की बात करूँ तो 40% अब आपके ऑब्वियसली कुछ 25,000 करोड़ का फिगर है इन द डिसबर्समेंट। बिकॉज ये आपका यहाँ पे 45 दिन की जो है साइकिल है, तो आपकी चर्निंग बहुत फास्ट है राइट। आप 45 दिन में जो है पैसा रिकवर करके वापस से आप दूसरे वर्किंग कैपिटल्स प्रोवाइड कर देते हो। सो दैट इज देयर। अब मैं ROE की बात करूं तो ROE इज स्टैंडिंग एट 4.8% करेंटली, और आपका ROE जो है 12% पे अभी स्टैंड कर रहा है। अब मैं बात करूं मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया फॉर द नेक्स्ट ईयर राइट। अब मैनेजमेंट ने मीडियम टर्म की गाइडेंस दी है दैट दे विल बी ग्रोइंग देयर AUM बाय 25 to 30% किगार फॉर द मिड टर्म, है ना। अगले मिड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे विल बी डूइंग AUM ग्रोथ ऑफ 25 to 30% किगार से। पैट ग्रोथ विल बी
पैट विल बी ग्रोइंग एट अ केगार ऑफ 30-35%, तो आपकी पैट ग्रोथ विल बी फास्टर देन योर एयूएम ग्रोथ. दे आर टारगेटिंग ROA ऑफ है ना 4.5 से 5% के बीच में, एंड ROE दे आर टारगेटिंग ऑफ 14-16%, राइट. सो ऑब्वियसली आपके डायरेक्शनली ROE मूविंग अपवर्ड्स, आपका ईएम की ग्रोथ अच्छी है. मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि ये आपका मीडियम टर्म की गाइडेंस है. सो ऑब्वियसली आपकी इनिशियल ईयर्स में आपकी ग्रोथ विल बी फास्टर, एंड ऑब्वियसली मैनेजमेंट अगले साल के लिए दे आर टारगेटिंग अ ग्रोथ ऑफ 35-40%. अब ऑब्वियसली मेरे को तो ये 35-40% की भी आपकी जो गाइडेंस है ये कंजर्वेटिव लगती है, बिकॉज सी दे हैव अ वेरी स्मॉल बेस. 4,000 करोड़ का इनका ईएम है. दे कैन ईजिली ग्रो एट 50% का केगा फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, because base is very small and they are operating in a very niche segment. और इनका जो इंडस्ट्री साइज है that is also very huge, because see आपकी जो एंकर्स है इनके नीचे जो डीलर्स है they are बैकबोन ऑफ इंडिया. अगर ये आपके सेगमेंट्स को अगर फंडिंग में क्रंचिंग होती है, सो ऑब्वियसली और इकोनॉमिक ग्रोथ कैन स्लो डाउन. सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी जो है फंडिंग जो होनी चाहिए वो ऑन टाइम होनी चाहिए और एक्सेस में होनी चाहिए, ताकि आपके बिजनेसेस आराम से रन हो सके. अब मैं बात करूँ उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की, तो मैनेजमेंट ने यही बोला है कि दे आर टारगेटिंग टॉप 500 कॉर्पोरेट्स, है ना. और ये जो आपके कॉर्पोरेट्स होंगे ये मेनली कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स और इसी सेक्टर्स में होंगे. यहीं पे ये जो है फाइनेंसिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे. सो अब ये दे आर टारगेटिंग टॉप 500 कॉर्पोरेट्स, और उसमें से अभी तक इनके पास 100 कॉर्पोरेट्स भी नहीं है. सो ऑब्वियसली दे हैव अ ह्यूज रनवे टू ग्रो, एंड ऑब्वियसली आप जो है एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर एंकर जो आपके पास है उनसे आप और मार्केट शेयर ले सकते हो, जो भी एंकर्स आपके अंडर में है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर APL अपोलो ग्रुप है, टाटा मोटर्स है, इनके सारे जो डीलर्स में अपने अंडर ले सकता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आपका ब्रांड, आपकी जो प्रमोटर एंटिटी है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आपके नेटवर्क्स बड़े स्ट्रॉन्ग है. सो दैट इज़ द फनल दैट दे कैन क्रिएट, और बहुत जो मल्टीपल डीलर्स पर्टिकुलर एंकर्स के जो है अपने अंडर ला सकते हैं. सो दे कैन एक्सपैंड देयर मार्केट शेयर. और मैनेजमेंट ने तो ये भी बोला है कि आपके जो NBFCs और बैंक्स है जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो उनकी सप्लाई चेन फाइनेंसिंग से मार्केट जो है वो और एक्सपैंड हो रहा है. और ऑब्वियसली आपके जो है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को पर्सनल लोन और दूसरे लोन्स, बिजनेस लोन्स वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. दे कैन प्रोवाइड ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग. सो ऑल एंड ऑल आपका अगर ज़्यादा प्लेयर्स अगर मार्केट में आएंगे और कंपटीशन मार्केट में आएगा, सो दैट इज़ हेल्दी फॉर द मार्केट. आपका जो मार्केट और तेज़ी से ग्रो करेगा और आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट इज़ द एंटायर थीसिस ऑन SG Finserv. अब व्हाट आई एम डूइंग, राइट. अब अगले 2-3 सालों के लिए कंपनी जो है आराम से 30% से ग्रो कर सकती है अपना EOM, और पैट ग्रोथ आपकी फास्टर होगी एज कम्पेयर टू योर EOM ग्रोथ. तो 35% से आपकी पैट की ग्रोथ होगी. अगर मैं बात करूँ प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो इट इज़ ट्रेडिंग एट दी लोएस्ट, है ना. जब से IPO लिस्ट हुआ है तब से अभी तक आपका प्राइस टू बुक लोएस्ट रेशियो पे ट्रेड कर रहा है. 2.3% के आसपास, 2.3 प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है. सो ऑब्वियसली वैल्यूएशन वाइज सस्ता है. अब व्हाट आर द रिस्क जो अपने को देखने और उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है. दैट इज़ फर्स्ट आपका जो है एग्जीक्यूशन, बिकॉज सी जो भी ये ब्लंडर्स हुए हैं और आपका जो भी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया, दे वर नॉट एबल टू वॉक द टॉक. सो ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है, एंड एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एग्जीक्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वापस इस स्टॉक में जो है प्रेशर बनेगा. सेकेंड इज़ योर NPAs. ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने ये एक्नॉलेज तो किया है कि दैट वी आर इन अ लेंडिंग बिजनेस, और ऑब्वियसली लेंडिंग बिजनेस में अगर ये है, सो देयर विल बी अ केसेस जहाँ पे आपके NPAs हो सकते हैं. सो ऑब्वियसली NPA को अपने को वॉच आउट करना है. थर्ड अपने को वॉच आउट करना है कि कौन से पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट्स में जो है ये वेंचर आउट करने वाले हैं. एक तो इन्होंने जो बोला कि 3/4 ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम योर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, राइट, और 1/4 इज कमिंग फ्रॉम माइक्रो लैब में क्या कर रहे हैं, ये जो भी आपके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनको ये वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको जो है ये आप लैब लोन्स दे रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्टिकुलर डीलर है उसको अगर बिजनेस रन करने के लिए और लोन चाहिए, तो ऑब्वियसली दे आर प्रोवाइडिंग माइक्रो लैब लोन्स टू दोज डीलर्स, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनके साथ ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आ गया है. सो वहाँ पे भी ये लोन्स दे रहे हैं. तो 1/4 ऑफ द एंटायर AUM इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. सो ऑब्वियसली अब अपने को देखना है कि कौन कौन से सेगमेंट में वेंचर आउट करते हैं,
उनकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ एनपीएस या डिफ़ॉल्ट है वो क्या जो है मार्केट इनको अब वैल्यूएशन प्रोवाइड करने वाला है। सो दैट इज़ देयर। और मैं चाहता हूँ कि मैनेजमेंट जो है अपने ये सप्लाई चेन फिनेंस वाले डिवीजन से ज़्यादा जो है डेविएट ना हो, दे रिमेन इन दी सब सेगमेंट्स। ऑब्वियसली आप जो है मैनेजमेंट ने बोला था कि अभी हम जो है एंकर्स है, एंकर्स के नीचे आपका डीलर्स है। अब डीलर्स के नीचे जो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको जो है आप सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करने वाले हो, उसमें भी आपकी यही अग्रीमेंट हो जाएगा कि आपका डीलर विल नॉट बी प्रोवाइडिंग दी फर्दर गुड्स अगर आपका सब डिस्ट्रीब्यूटर जो है डिफॉल्ट करता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी नीच सेगमेंट, तो यू विल बी गोइंग मोर डीपर इनटू द इकोसिस्टम। सो वो सारी चीज़ें ठीक है। अगर आप दूसरे वर्टिकल्स में घुसोगे, जैसे फॉर एग्जांपल को लेंडिंग वगैरह में मैनेजमेंट बोल रहा था कि दे विल बी वेंचरिंग आउट, बट ऑब्वियसली आप को अगर को लेंडिंग करो तो आप सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में करो। So the point is कि they remain in कनेक्टेड वर्टिकल्स। आप जो है दूसरे वर्टिकल्स में एंटर ना करो जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। सो दैट इज़ माई पॉइंट टू नोट कि आप जो है ये ट्रैक करो कि दे आर नॉट वेंचरिंग आउट, यू आर नॉट डेविएटिंग फ्रॉम योर कोर सेगमेंट। सो या यही आपकी जो है 3-4 चीज़ें जो अपने को ऑब्जर्व करनी है। अपने को सबसे पहले एग्जीक्यूशन नोट करना है, देन वी हैव टू नोट योर एनपीएस, आपका नए सेगमेंट्स, एंड यही आपका जो है मेन फोकस ये रहेगा फॉर एच डी फिनसर्व। एंड ऑब्वियसली नीच सेगमेंट है, अच्छा सेगमेंट है आपका। वर्किंग कैपिटल लोन इज़ वेरी मच नीडेड फॉर दीज डीलर्स एंड एंकर्स टू ग्रो एंड आर इकोनॉमी टू ग्रो। सो या गुड स्पेस टू बी इन। और आपका एच डी फिनसर्व में अगर मैं मेरी बात करूँ, सो आई हैव एडेड सम पोजीशंस, बट अभी मैंने कुछ ऐसा बड़ा एलोकेशन नहीं किया, जस्ट एडेड। एग्जीक्यूशन में मैनेजमेंट का देखूंगा, एग्जीक्यूशन अच्छा करता है तो मैं धीरे धीरे एग्जीक्यूशन के साथ जो है पैसा ऐड करना चाहूँगा। और कोई भी मैं बल्क अभी इन्वेस्टमेंट आई एम नॉट डूइंग। जैसे जैसे मैनेजमेंट ग्रो करेगा, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, उसके साथ मुझे ग्रो करना है। एंड विद एग्जीक्यूशन आई विल बी पुटिंग माई इंक्रीमेंटल फ्लोर्स टू द कंपनी। एंड यही था द एंटायर अपडेट ऑन एच डी फिनसर्व। द कंपनी इज़ लुकिंग ग्रेट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील टू रीच आउट एंड विल श्योरली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज एंड ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।